Hey guys, so it's time for the new year and new year 2022 is here. So are the new revision videos. These are the revision videos for your CA final auditing. So in this video, what we are going to do is chapter 4 of ICAI study material special aspects of auditing in an automated environment. आप मेरे को बस 10 से 15 मिनट दीजिए और ये जो पूरा चैप्टर है मैं आपको एकदम मजेदार तरीके से रिवाइज करा दूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो इस टॉपिक में आता है वो है कैटेगरी ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस एंड देयर कैटेगरी। सो कौन कौन सी बिजनेस एप्लीकेशंस होती है, कौन कौन सी कैटेगरी में होती है, वो तीन तरीके की होती हैं। तो देखो जैसे तीन तरीके के बिजनेसेस होते हैं, कौन कौन से बिजनेस होते हैं। एक तो हाई एंड बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एक होती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और एक होती है बहुत छोटी छोटी कंपनीज। तो अगर मैं बात करूं छोटी छोटी कंपनी जो बहुत ही ज्यादा जिनके पास कम पैसा होगा वो क्या अपने लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगी? नहीं, वो जो भी मार्केट में अवेलेबल पैकेज सॉफ्टवेयर होगा उसको जाके खरीद लेंगी। तो पहली चीज आ जाती है पैकेज सॉफ्टवेयर, जो कौन लेगा? मैं कहूंगा माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो छोटे छोटे बिजनेसेस में आपने देखा होगा कौन सा यू कैन से ईआरपी यूज होता है। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्रोग्राम, उसको हम बोलते हैं टैली। टैली हुआ यारा, देखो यारा मेरा टैली हुआ। तो वो जो टैली है आपने नाम सुन रखा होगा वो यूज होता है। प्लस एक और नाम है क्विक बुक्स। तो इनको आपने किस नजरिए से पढ़ना है? आपने इनको बस इसी नजरिए से पढ़ना है कि इसमें से कोई एमसीक्यू आईसीआई आपसे पूछ सकता है। फिर एक बात बताओ, जो स्मॉल से ऊपर उठ के जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? मीडियम बिजनेस। तो जो भी मीडियम टाइप बिजनेस होते हैं वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं टैली का ईआरपी। देखो टैली दो तरीके के होते हैं, एक तो सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है जो पूरा एंटरप्राइज के सारे प्रोसेसेस को मैनेज कर सकता है। तो उसको हम प्यार से बोलते हैं टैली ईआरपी। तो आप याद रखना जब टैली ईआरपी की बात होगी तो वो मीडियम बिजनेस के केस में होगा। प्लस अगर मैं बात करूं सैप की, तो सैप याद करना, जो सैप बिजनेस वन है ना वो मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। सिमिलरली जो फोकस ईआरपी है वो भी मीडियम एंटरप्राइजेस तक रहता है। और अगर आप मीडियम से लार्ज कंपनीज पे जाओगे तो वहां पे कौन सा यूज होता है? मैं कहूंगा वहां पे यूज होता है सैप ईसीसी, ओरेकल एंटरप्राइज बिजनेस सूट। तो ये हमारे यूज होते हैं मीडियम टू लार्ज कंपनीज के अंदर। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। What do we mean by layers of automated environment? तो आप ये समझ सकते हो कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट किन किन चीजों से बना है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो बना रहा हूं। तो मैं किस पे बना रहा हूं? मैं अपने लैपटॉप पे बना रहा हूं। सो लैपटॉप क्या है? सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर? आप बोलोगे हार्डवेयर है। जब मैंने ये वीडियो बनाई तो मैंने इसको अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया। तो हार्डवेयर और स्टोरेज डिवाइसेस साथ साथ चलते हैं, तो इसको हम प्यार से बोलते हैं सर्वर और डिस्क। प्लस क्या ये जो मेरा लैपटॉप है ये किस पे रन कर रहा है? या तो विंडोज पे रन कर रहा होगा या मैक ओएस पे रन कर रहा होगा। सो अनदर थिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अगली चीज, मैं ये जो रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ये यूट्यूब तक कैसे पहुंचेगी? ये पहुंचेगी थ्रू माई इंटरनेट। तो क्या मैं इंटरनेट, और इंटरनेट आएगा कहां से? वो आएगा मेरे राउटर से, जो जिसको मैं वाईफाई का राउटर बोलता हूं। तो अगली चीज आ जाएगी नेटवर्क डिवाइसेस। उसमें हमारे पास एग्जांपल है स्विचेस और राउटर। मैं स्विच ऑन करूंगा और राउटर चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्विचेस और राउटर याद कर सकते हो। जैसे ही डिवाइस ऑन किया तो मेरा क्या चालू हो गया? इंटरनेट। इंटरनेट को हम प्यार से बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क में आ गया लैन और वैन। लैन का मतलब क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब अगली चीज, जो भी मेरा डेटा होता है उसको मैं कहां रखता हूं? किसी सर्वर पे रखूंगा। तो उसके लिए मेरे पास डेटाबेस चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे देख रहे हो जिसका नाम है एक एप्लीकेशन, वो आपके फोन की एक एप्लीकेशन है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इन सब चीजों से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ? तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपके पास 5 से 6 चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आता है? सबसे पहले तो हार्डवेयर और स्टोरेज डिवाइसेस। फिर आपके पास आ जाएगा इंटरनेट जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क कहां से आएगा? मैं कहूंगा राउटर के थ्रू आएगा। फिर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो जिसको हम प्यार से बोलते हैं एप्लीकेशन। और उसके बाद ये जो डेटा है कहां पर होता है? डेटाबेस के अंदर। इस तरह से आप ये लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट याद रखोगे। तो अब अगला पॉइंट है जिसको हम रिवाइज करेंगे, उसका नाम है रियल टाइम एनवायरनमेंट। रियल टाइम एनवायरनमेंट का मतलब है जैसे ही मैंने कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी वैसे ही वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई और अल्टीमेटली जो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वहां पे रिकॉर्ड भी हो गई। सो द ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज दे हैपन विदाउट एनी डिले। अब इसके 4 कंपोनेंट है। क्या क्या 4 कंपोनेंट है? इनको आपने बस इस तरीके से समझना है कि सपोज मैंने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी, तो ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है मैंने किस पे इनिशिएट करी? अपने मोबाइल फोन पे, जिसको हम प्यार से बोलते हैं हार्डवेयर। अब ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन मैंने इनिशिएट करी मेरे मोबाइल फोन पे, मेरे पास आईसीआईसीआई का सपोज मान लेते बैंक अकाउंट है। तो आईसीआईसीआई की एक बैंक जो ऐप है उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है आई मोबाइल। ठीक है, आई मोबाइल ऐप के थ्रू मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी। सो आई मोबाइल क्या है? वो मेरी एक एप्लीकेशन है। तो हार्डवेयर के साथ साथ हमको क्या चाहिए? एप्लीकेशन। अब एक बात बताओ, मैंने ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आईसीआईसीआई के सर्वर तक कैसे पहुंचेगी? सर ये पहुंचेगी थ्रू अ नेटवर्क।
मुझे इंटरनेट तो चाहिए ना, बिना इंटरनेट के तो मैं ये काम कर नहीं सकता। अब मेरे से इंफॉर्मेशन आईसीआईसीआई तक कौन लेके जाएगा, उसके लिए मुझे एक ब्रोकर चाहिए होगा या एक एजेंट चाहिए होगा, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं मिडलवेयर, जैसे जिनको हम हिंदी में प्यार से बिचौलिया बोलते हैं। बिचौलिया बोल लो या ब्रोकर बोल लो या एजेंट बोल लो। तो ये चार लोग हैं, या कह सकते हो आप ये चार कंपोनेंट्स हैं जो रियल टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अगेन व्हाट इज द रियल टाइम एनवायरनमेंट? ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली एज दे हैपन विदाउट एनी डिले। चार कंपोनेंट क्या क्या लगेंगे? एक तो मेरा मोबाइल फोन, उसमें अंदर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ इंटरनेट, और मेरे को चाहिए एक एजेंट जिसको मैं प्यार से बोलता हूं मिडलवेयर। तो ये चार कंपोनेंट्स रियल टाइम एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब अगला पॉइंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये हमको बताता है ऐसे 315। सारे बच्चे मुझे ऐसे 315 का पूरा नाम बताओ। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम, रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। तो उन्होंने कहा कि आपको एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा इससे पहले कि आप इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग या अपने बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एज पर ऐसे 330 स्टार्ट करो। तो उसमें जब मैं एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझ रहा हूं, तो क्या आपको नहीं लगता मुझे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को भी समझना चाहिए? हाँ सर, समझना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बट हम सबको पता है कि जब हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें समझनी है। तो सबसे पहले आप क्या समझोगे? सबसे आसान चीज, एक एंटिटी क्या क्या एप्लीकेशंस यूज करती है वो आपको समझना पड़ेगा, और उन एप्लीकेशंस को सराउंड करते कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। याद है हमने ये सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। वही कंपोनेंट्स आपने समझने हैं कि एक एप्लीकेशन के आसपास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। हार्डवेयर होगा, नेटवर्क होगा, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस होंगे, वेब सर्वर्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी। तो मैंने कहा कि एक एप्लीकेशन हो गई और क्या हो गया उसके साथ साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फॉर ईच एप्लीकेशन। सर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और वर्ड बताओ जो उसके जैसा राइम करता हो। तो मैं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एक तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे एप्लीकेशंस यूज्ड बाय द कंपनी, और उस एप्लीकेशन का ध्यान रख रहे हैं कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो मैं कहूंगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फॉर ईच एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर से अगला पॉइंट आया क्या? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस मतलब कैसे चीजें काम करती हैं, कैसे जो चीजें हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की काम करती हैं। तो काम करने का क्या मतलब है? काम करने का मतलब है प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे चीजें काम करती है? तो गवर्नेंस से आप क्या निकाल के लाओगे? पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स विच आर फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आईटी के फायदे हैं, आईटी की रिस्क भी होती हैं। तो हर रिस्क के लिए एंटिटी में क्या होता है? जो हमने एक बढ़िया सी मूवी आई थी अभी, याद है आपको? कौन सी मूवी आई थी? हर्षद मेहता की। उसने क्या कहा था? रिस्क है तो इश्क है। तो हम क्लास में बोलते हैं रिस्क है तो कंट्रोल है। तो आईटी रिस्क एंड कंट्रोल इज द फिफ्थ थिंग दैट यू विल डॉक्यूमेंट। तो 5 चीजें जो आप डॉक्यूमेंट करने वाले, एक बार फिर से मुझे रिवाइज करा दो। पहली चीज क्या हो गई? पहली चीज हो गई एप्लीकेशंस यूज्ड बाय द एंटिटी। उन एप्लीकेशन के आसपास क्या क्या होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर से अगला पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। तो ये अगला पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट बताओ गवर्नेंस का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। काम करना मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच आर फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, रिस्क एंड कंट्रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीजों को आप अंडरस्टैंड करके क्या अपनी जेब में डालोगे? मैं कहूंगा नहीं, इनको आपने डॉक्यूमेंट करना है एज पर SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ द ऑडिट साइकिल। यानी ऑडिट साइकिल जो हमारा पूरा ऑडिट प्रोसेस है उसमें हर स्टेज पे हमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब ये जो स्टेजेस है ना, इसके लिए बस आपको ऐसे 315 आना चाहिए। ऐसे 315 का अगेन आप मेरे को नाम रिवाइज करा दो। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले क्या मैंने बोला? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या मैं इसको सिंपल से बोल दूं? रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मैं रिस्क असेसमेंट बोल सकता हूं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमें आईटी सिस्टम्स को कंसीडर करके चलना है। दूसरा मैंने क्या कहा था? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग वाला एक और पॉइंट उठा लेते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया रिस्क असेसमेंट और दूसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मिंग वॉक थ्रूज। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि कैसे बिजनेस प्रोसेस चलते हैं, जब आप वॉक थ्रू टेस्टिंग कर रहे हो, वॉक थ्रू टेस्टिंग मतलब एक प्रोसेस कहां से इनिशिएट होता है, कहां पे एंड होता है, उस चीज में भी आपको आईटी सिस्टम्स को कंसीडर करके चलना है। तो एक तो रिस्क असेसमेंट हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। मैंने क्या बोला था? रिस्क है तो
कंट्रोल है। तो अगले 2 पॉइंट्स आपके कंट्रोल्स वाले आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आप बोलोगे क्या, व्हाइल असेसिंग द एंटिटी कंट्रोल्स, जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स है, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स यानी पूरी एंटिटी को अफेक्ट करते हैं, उसमें भी आप आईटी गवर्नेंस को देखोगे, आईटी गवर्नेंस को कंसीडर करते हुए चलोगे। अब एक बात बताओ, जो एंटिटी लेवल कंट्रोल से पूरी एंटिटी को अफेक्ट करते हैं, तो क्या मैं ये बोल दूं ये परवेसिव कंट्रोल है? परवेसिव का मीनिंग भी तो ये होता है जो हर जगह है। तो अगला पॉइंट तो भाई साहब इसी पॉइंट ने हमको दे दिया, परवेसिव कंट्रोल इंक्लूडिंग द सोडी, सोडी मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जीआईटी यानी जनरल आईटी कंट्रोल्स, प्लस एप्लीकेशन कंट्रोल्स को भी आप कंसीडर और रिव्यू करके चलोगे। 4 पॉइंट आपके हो भी गए। तो 4 पॉइंट कौन कौन से हमने देखे? कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल। 4 चीजें आप क्या क्या देखोगे मैं कहूंगा। सबसे पहले तो ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको मैंने तोड़ के एक बात बोल दी, रिस्क असेसमेंट। तो जब भी मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा उसमें मुझे आईटी सिस्टम को कंसीडर करते हुए चलना है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जब मैं एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, उसके प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, वॉक थ्रू कर रहा हूं, तब भी मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को कंसीडर करके चलूंगा। और मैंने क्या बोला था, रिस्क है तो कंट्रोल है। तो जहां पे आपने रिस्क असेसमेंट लिख दिया ना, वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे इस पॉइंट को लिख देना, रिस्क है तो कंट्रोल है। टीचर भी खुश हो जाएगा कि क्या प्यारा बच्चा आया है पेपर देने, सीए फाइनल निकालने। तो आप उनको बोल देना कंट्रोल में 2 तरीके के कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल, और जो एंटिटी लेवल कंट्रोल है यानी पूरी एंटिटी को अफेक्ट करता है तो वो तो परवेसिव कंट्रोल हो ही गया। तो 2 पॉइंट आपके हो गए परवेसिव कंट्रोल। अब एक बात बताओ, रिस्क देख ली, कंट्रोल देख लिए, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं करोगे? सर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। अगले 2 पॉइंट टेस्टिंग ही है, यानी ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज द रिजल्ट्स ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स वुड इंपैक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। क्या यही बात हमको ऐसे 330 नहीं बताता? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी जो आपने रिस्क असेस करी है, उसके हिसाब से आपको कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ती है। और जितने कंट्रोल्स इफेक्टिव होते हैं या जितने कंट्रोल्स इनइफेक्टिव होते हैं, दे अफेक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यही बात यहां लिख रखी है कि जब आप जनरल आईटी कंट्रोल्स की टेस्टिंग करोगे, उसी हिसाब से आपका जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर टेस्टिंग है वो इंपैक्ट होगा। तो टेस्टिंग फेज हो गया। प्लस जब आप एंटिटी की रिपोर्ट्स को टेस्ट कर रहे होगे या फिर आईपीई को टेस्ट कर रहे होगे, व्हाट डू यू मीन बाय आईपी? इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। तो उस टाइम पे भी आपने आईटी चीज को कंसीडर करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको हम प्यार से बोलते हैं कंप्लीशन स्टेज। तो ये तो आप कभी पॉइंट भूल ही नहीं पाओगे, आंसर को कंप्लीट ही कंप्लीशन स्टेज के साथ कर रहे हैं। तो कंप्लीशन के स्टेज पे हम कौन सा ऐसे अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं ऐसे 520, जिसको प्यार से बोला जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। और ऐसे 520 हमको यही कहता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑडिट we will apply the analytical procedures to make sure that the auditor's understanding of the entity is correct। जो ऑडिटर एंटिटी को समझ रहा था, जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ रहा था, वो वैसे ही हैं। तो ऐसे 520 भी हमें ये कहता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑडिट हमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। वही बात यहां लिखी है कि कंप्लीशन स्टेज पे हम कंट्रोल की जो डेफिशिएंसीज हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएंगे। अब एक बात बताओ, जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स आईटी से रिलेटेड होते हैं, जो आईटी के साथ मिलकर आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैं कहता हूं उनको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स और डेटा एनालिटिक्स। तो जब आप डेटा एनालिटिक्स को ऑडिट में अप्लाई करते हो तो उसको प्यार से बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, जो कि अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट्स कवर करे थे। ये वाली चीज आप रीड कर लेना, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। बिकॉज जब क्वेश्चन आएगा कैसे आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को कंसीडर करोगे एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, तो आपने बस ये 5 से 6 पॉइंट ही लिख के आगे बढ़ना है। Now comes the next point, enterprise risk management. What do you mean by enterprise risk management? तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज लिखी है। आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इट इज अ वेरी डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक का क्या मतलब है? जो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस होते रहते हैं यानी वॉलेटाइल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्लस जो चेंजेस हो रहे हैं, एक तो हो रहा है चेंज हो रहे हैं, एक होता है द पेस ऑफ चेंजेस इज टू हाई। मतलब आप देखो पहले क्या होता था, पहले एनवायरनमेंट में चेंज आता था 10 साल में एक बार, 20 साल में एक बार। आज के टाइम पे जो पेस ऑफ चेंजेस है, ये पास्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। उसको कंसीडर करते हुए ये कह रहे हैं कि जो रिस्क है ना, वो भी इंक्रीज हो गई है। रिस्क का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब हमेशा लॉस नहीं होता। रिस्क का मतलब है आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे और वैसा नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच रहे थे पेपर इजी आएगा, पेपर टफ आ गया। आप सोच रहे थे पेपर टफ आएगा, आप टफ क्वेश्चंस करके गए, इजी क्वेश्चंस देख के ही नहीं गए और पेपर इजी आ गया। तो आप फिर पेपर में डर गए कि अरे पेपर बहुत इजी आ गया, इजी वाले तो क्वेश्चंस में करके ही नहीं आया। तो ये रिस्क है। तो रिस्क का मतलब है कि जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता, उसको हम रिस्क कहते हैं। तो इन्होंने कहा क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटिटी है वो अपनी रिस्क को समझे और उन रिस्क को समझ के उनको मैनेज करे।
उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब आईसीआई आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, आईसीआई बोलता है हमको सारी रिस्क के एग्जांपल बताओ, कौन कौन सी रिस्क है जो एंटिटी फेस करती है। तो मैंने इसको आपको बोला था कि जो रिस्क है वो कहां पे है, वो मार्केट में है। तो मार्केट को हम प्यार से बोलेंगे MRT, ठीक है, मार्केट। जब भी आप मार्केट में जाते हो आपको चीजें पैसे देके लेने में अच्छा लगता है या जो फ्री में मिल जाती है अच्छा लगता है? मतलब सपोज मैं बोलता हूं कि मैं मार्केट गया, मैंने क्या खरीदा, मैंने नींबू खरीदे। अब नींबू के साथ जब मिर्ची फ्री मिलती है तो कितना अच्छा लगता है। तो मिर्ची अगर आपको फ्री मिलती है तो मजा आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैसी मुझे मिर्ची फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मैं अपने भाई को क्या देता हूं, मैं अपने भाई को झप्पी देता हूं। नहीं, मैं अपने भाई को झप्पी नहीं, मैं अपने भाई को बप्पी देता हूं। तो बप्पी का मतलब क्या है, BPE। तो इस तरह से आप इनको याद रखना, कौन कौन सी रिस्क है। मैं कहूंगा रिस्क कहां पे, मार्केट में। मार्केट में चीजें कैसी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। जैसी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिलेगी आप अपने भाई को क्या दोगे, बहन को क्या दोगे, झप्पी। झप्पी नहीं बप्पी दोगे, बप्पी मतलब BPE। सर M का क्या मतलब है, मार्केट रिस्क। R का क्या मतलब है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। T का क्या मतलब है, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। तो MRT का क्या मतलब हो गया, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। एंड T का मतलब है टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। बिकॉज जहां टेक्नोलॉजी है वहां पे आपको हमेशा पासवर्ड और OTP वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो सिक्योरिटी रिस्क भी रहती है। तो ये तो हो गए MRT। अब FOC का क्या मतलब है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनने चाहिए। ऑपरेशनल रिस्क मतलब हमारे जो भी ऑपरेशंस हैं उनमें एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए, इनएफिशिएंसी आएगी तो रिस्की हो जाता है। प्लस C का मतलब है क्रेडिट रिस्क, यानी जिसको अगर मैंने माल क्रेडिट पे बेचा है वो मुझे टाइमली पेमेंट कर दे। तो मार्केट में क्या है सर, मार्केट में हमको चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। जैसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हम अपने दोस्त को या भाई को, जो भी बंदा हमारे साथ खड़ा है, उसको झप्पी देंगे। मैं कहूंगा झप्पी नहीं बप्पी देंगे, BPE। BPE का क्या मतलब है, बिजनेस पार्टनर रिस्क, यानी जिसके साथ मैं बिजनेस चला रहा हूं कहीं वो मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा। P का मतलब है प्रोजेक्ट रिस्क और प्रोडक्ट रिस्क, क्या मेरा मार्केट में प्रोडक्ट चल पाएगा। एंड E का मतलब है इन्वायरमेंटल रिस्क, क्या मेरे प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को कोई इंपैक्ट तो नहीं आएगा। क्या क्या रिस्क हो गई, मार्केट में कैसा प्रोडक्ट चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। क्या, क्यों, क्योंकि मैं अपने भाई को झप्पी दूंगा, झप्पी नहीं बप्पी दूंगा, BPE, MRT, FOC, BPE। इस तरह से आप ये सारी रिस्क याद करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा ये पार्ट हो गया, बस खत्म होने वाला है। 2 ही पेज का मेरे हिसाब से रह गया है, इसके बाद तो आपको कुछ करना भी नहीं है। यूं ही बने रहिए, इधर उधर मत देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले तो एंटिटी अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिफाइन करते हैं कि मैं ये अचीव करना चाहती हूं। अब एक बात बताओ, रिस्क कब होगी, जब वो जो अचीव करना चाहती है वो अचीव ना कर पाए। तो वो कैसे, उसके लिए वो क्या करेगी, वो आइडेंटिफाई करेगी कौन से इवेंट्स हैं जो उसको रोक रहे हैं इन अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो पहले तो एज एन एंटिटी मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिसाइड कर लिया, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कौन मुझे रोक रहा है, व्हाट आर द इवेंट्स दैट विल अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर एक तो होता है कि मुझे कोई रोक रहा है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब मैं असेस करूंगा कि क्या वो जो इवेंट है जिससे मैं डर रहा हूं वो होने वाला भी है, यानी आई विल असेस द लाइक्लीहुड ऑफ द इवेंट। और मान लो वो होने वाला है, बट अगर वो होगा तो क्या वो मुझे अफेक्ट करेगा, क्या वो मेरे लिए इंपैक्टफुल होगा। तो असेस द लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट। फिर से 3 चीजें, सबसे पहले तो मैं अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करूंगा, फिर मैं देखूंगा कौन से इवेंट्स हैं जो मुझे रोकते हैं इन अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। फिर वो इवेंट के लिए मेरे लिए वो इवेंट रेलिवेंट कब है, जब वो होएगा मतलब क्या क्या चांसेस हैं उसके होने के, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट होने वाला है। तो आई विल असेस द लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट ऑफ दिस इवेंट। और जब मुझे पता चल गया वो इवेंट होने वाला है और जब वो इवेंट होगा वो मेरी बैंड बजा देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा। मैं कहूंगा द आंसर इज नो। आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे। यू विल रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट दैट रिस्क। तो अगला पॉइंट हो जाएगा रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट द रिस्क। एंड फिर जो रिस्क बचेगी आप उसको इवेल्युएट करोगे, असेस करोगे। यानी जरूरी नहीं आप पूरी रिस्क को तो मिटिगेट नहीं कर पाओगे, तो आप एक लेवल पे जो रिस्क होगी उसको हटा पाओगे और जो छोटी मोटी रिस्क रह जाएगी उसको आप असेस करके चलोगे। असेसिंग द रेजिडुअल रिस्क। तो 5 चीजें क्या हो गई, सबसे पहले तो मैंने डिफाइन कर लिया मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं। सेकंड, मैंने देखा कौन से इवेंट्स हैं जो मुझे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अचीव करने से रोक रहे हैं। तीसरा, क्या वो इवेंट होने वाला है तो क्या वो मुझे इंपैक्ट करने वाला है। असेस द लाइक्लीहुड एंड इंपैक्ट ऑफ सच इवेंट। एंड चौथा, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा, आई विल रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट दैट रिस्क। एंड लास्ट में जो रिस्क बची होगी उसको असेस करूंगा, assessing the residual risk. Now comes the next point. What are the different types of controls in an entity? मतलब ये जो भी हमारी IT रिलेटेड रिस्क होती हैं इनको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कंट्रोल होते हैं। तो मैं कहता हूं 3 कंट्रोल होते हैं जिनमें से 2 की हम बात करेंगे। एक होते हैं जनरल कंट्रोल्स, एक होते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। अगर मैं बात करूं जनरल कंट्रोल्स की, तो जनरल कंट्रोल्स क्या होंगे, ये एप्लीकेशंस की मदद करते हैं। दे रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इससे आसान लाइन कोई नहीं हो सकती। अब आती है मजेदार लाइन। दे अप्लाई टू मेन फ्रेम,
मेनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। अभी इसको ना रट्टा लगा लो, ठीक है, बहुत ही टेक्निकल बात है बट अब इसका रट्टा लगा लो। दे अप्लाई टू व्हाट, मैं कहूंगा मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट, इसलिए इनको जनरल कंट्रोल्स बोला जाता है। फिर से बोलो, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। एंड दे मेंटेन व्हाट, मैं कहूंगा इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी मतलब इंफॉर्मेशन सही है, प्लस डेटा की सिक्योरिटी, कल को कोई डेटा चोरी करके ना ले जाए। तो दो चीजें प्रोटेक्ट करते हैं, मैंने कहा क्या, इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी और डेटा की सिक्योरिटी। और इसमें कौन सी 5 चीजों पे हमारे कंट्रोल होते हैं, तो ये हमने क्लास में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि डेटा सेंटर में मेरा क्या होने वाला है, एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है। तो वहां पे जो प्रोग्राम है डेटा सेंटर में क्या है, एप्लीकेशन लॉन्च का प्रोग्राम है। और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, उन्होंने मुझे रोक लिया। अब उन्होंने मुझे क्यों रोका, एक बात सोचो, उन्होंने मुझे क्यों रोका होगा। उन्होंने मुझे इसलिए रोका क्योंकि उन्होंने वहां पे सिक्योरिटी लगा रखी थी, तो एक्सेस सिक्योरिटी थी। तो डेटा सेंटर, ऐसे आप याद रखोगे, डेटा सेंटर एंड नॉट नेटवर्क ऑपरेशन, वहां पे क्या लॉन्च होने वाला है, एप्लीकेशन सिस्टम। तो एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अगला पॉइंट था सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, चेंज एंड मेंटेनेंस। वहां पे क्या था सर, एप्लीकेशन सिस्टम का लॉन्च का प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम चेंज। एंड लास्ट पॉइंट इज, वहां पे उन्होंने मुझे रोक लिया, यानी एक्सेस सिक्योरिटी। अब आती है बात एप्लीकेशन कंट्रोल की। एप्लीकेशन कंट्रोल, एक बात बताओ, क्या कंट्रोल्स हमेशा ऑटोमेटेड होते हैं या मैनुअल भी हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। दूसरी बात, क्या ये हमेशा प्रिवेंटिव होंगे या डिटेक्टिव होंगे? सर दोनों हो सकते हैं, प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं। तो दीज कैन बी बोथ ऑटोमेटेड एज वेल एज नॉन ऑटोमेटेड। नॉन ऑटोमेटेड की जगह हम इसको मैनुअल बोलेंगे। तो ऑटोमेटेड एंड मैनुअल दोनों हो सकते हैं, प्लस दीज कैन बी प्रिवेंटिव एज वेल एज डिटेक्टिव इन नेचर। अब क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स को ना एप्लीकेशंस के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है। एम्बेड मतलब उसी के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि ये डेटा की CAI, जिसको हम प्यार से बोलते हैं काई, वो प्रोटेक्ट कर सके, इंश्योर कर सके। काई का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। तो 3 बातें जब एप्लीकेशन कंट्रोल्स के ऊपर नोट आएगा तो आपको लिखनी है क्या क्या। सबसे पहले तो आप लिखोगे प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, ऑटोमेटेड, मैनुअल एंड दे इंश्योर द काई ऑफ डेटा। काई मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, तो इसमें आपने बस चेक 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 करना है। सर चेक 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 का क्या मतलब है, तो आप इसको ऐसे याद रखना। सबसे पहले तो फॉर्मेट चेक, फिर आप रेंज चेक, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट चेक, र से रेंज चेक, र से रीजनेबलनेस चेक, उसके बाद आप फ्री हो गए। देखो आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं, फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबलनेस चेक, उसके बाद आप फ्री हो गए। सर फ्री का क्या मतलब है, ई का मतलब है एग्जिस्टेंस चेक एंड ई का मतलब है एडिट चेक, ठीक है। फ्री हो गए मतलब फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबलनेस चेक, एग्जिस्टेंस चेक और एडिट चेक। अब ये 3-4 चेक भी याद रखोगे तो उतना काफी है। नाउ कम्स द सेकंड लास्ट पॉइंट, एंटिटी लेवल कंट्रोल। एंटिटी लेवल कंट्रोल के बाद मैं आपको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक कराऊंगा और ये पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आती है बात एंटिटी लेवल कंट्रोल की। तो अगर एंटिटी लेवल कंट्रोल की बात की जाए तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कंट्रोल एंटिटी लेवल पे यानी पूरी एंटिटी को अफेक्ट करता है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी लेवल कंट्रोल आर दीज आर परवेसिव कंट्रोल। परवेसिव कंट्रोल मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं। सो दे आर अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, यानी जो इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है एंटिटी का, उसी का ये पार्ट बन जाते हैं। प्लस दीज आर सब्जेक्टिव बाय नेचर। सब्जेक्टिव मतलब इनमें जजमेंट इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी प्रोफेशनल जजमेंट इनको असेस करने में, इनको इवेल्युएट करने में लगेगी। तो 3 चीजें आपने याद रखनी है, परवेसिव कंट्रोल्स हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क का पार्ट है, एंड लास्ट चीज दे आर सब्जेक्टिव बाय नेचर। जो चीज में सब्जेक्टिविटी होती है वहां पे आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगती ही लगती है। 2 तरह के एंटिटी लेवल कंट्रोल होते हैं, यही क्वेश्चन आईसीएआई ने पहले पूछ रखा है, डायरेक्ट टीएलसी एंड इनडायरेक्ट टीएलसी। अगर मैं आपको समझाऊं डायरेक्ट टीएलसी इनडायरेक्ट टीएलसी क्या होता है, तो डायरेक्ट टीएलसी मतलब ये ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, ये बिजनेस एक्टिविटी को देख रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो ट्रांजैक्शन को देख रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटी को देख रहा है, वो ट्रांजैक्शन के साथ होगा या ऊपर बैठ के देखेगा? सर ऊपर बैठ के देखेगा। सो दे विल ऑपरेट एट अ लेवल हायर देन द बिजनेस एक्टिविटी और द ट्रांजैक्शन लेवल, यानी ट्रांजैक्शन लेवल से ऊपर उठ के ही उसको चेक करते हैं और वहां पे ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं। और कंट्रोल का काम क्या होता है सर, उसका एक ही काम होता है, पीडीसी ऑफ मिसस्टेटमेंट इन अ टाइमली मैनर। पीडीसी मतलब प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट इन अ टाइमली मैनर। तो ये हो गया डायरेक्ट ईएलसी। डायरेक्ट ईएलसी मतलब इनका डायरेक्ट काम ही यही है कि ट्रांजैक्शन में जो प्रिवेंट मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करना, एंड दे ऑपरेट एट अ लेवल हायर देन द ट्रांजैक्शन लेवल। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट मतलब ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करते टू अ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस और ट्रांजैक्शन, बट दे सपोर्ट, किसको सपोर्ट करते हैं, दे सपोर्ट फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट टीएलसी। एग्जांपल की बात की जाए इनडायरेक्ट टीएलसी की, तो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट, एचआर की पॉलिसीज, एम्प्लॉइज की जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आती है बात विसल ब्लोअर पॉलिसी की। अगर एक एंटिटी में विसल ब्लोअर पॉलिसी है तो एज एन ऑडिटर आप क्या क्या चीजें करोगे, तो सबसे पहले तो एंटिटी से पूछो क्या उनके पास विसल ब्लोअर पॉलिसी है, डज द कंपनी हैव अ विसल ब्लोअर पॉलिसी है, तो क्या वो
आप उनसे मांगो कि क्या आपके विसल ब्लोअर पॉलिसी, तुमको दिखाओ, तो वो आप कब दे पाएगी, जब वो डॉक्यूमेंटेड होगी। तो डॉक्यूमेंटेड है प्लस वो अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय द हायर लेवल अथॉरिटीज। तो पहले आप उनसे पूछोगे क्या आपके पास विसल ब्लोअर पॉलिसी है तो क्या वो डॉक्यूमेंटेड और अप्रूव्ड है। प्लस अगर वो डॉक्यूमेंटेड है तो आप ऑडिटर को बता रहे हो या आपने इंप्लॉइज को भी बता रखा है कि आपके पास एक विसल ब्लोअर पॉलिसी है। सो हैज द विसल ब्लोअर पॉलिसी बीन कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉइज। एक होता है कम्युनिकेशन और एक होता है एम्प्लॉइज को समझाना कि विसल ब्लोअर पॉलिसी होती क्या है। तो क्या जो एम्प्लॉइज हैं आर दे अवेयर ऑफ दिस पॉलिसी एंड अंडरस्टैंड इट्स पर्पस एंड देयर ऑब्लिगेशन, यानी क्या पर्पस है विसल ब्लोअर पॉलिसी का और एक एम्प्लॉय की क्या क्या ऑब्लिगेशन है। और अगर उनको समझ नहीं आता तो क्या एज अ कंपनी आपने स्टेप्स लिए हैं, क्या एज अ कंपनी आपने मेजर्स लिए हैं, क्या आपने उनको ट्रेन किया है टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी। अब मान लो आपने इंप्लॉइज को बता दिया कि विसल ब्लोअर पॉलिसी उनके लिए है, आपने उनको समझा दी, हो सकता है कि कोई इंप्लॉय उसको फॉलो ना करे, तो वो चीज आप कैसे देखते हो, यू नीड टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी। और अगर आपको लगता है कोई नॉन कंप्लायंस है या डेविएशन है, हाउ डज द कंपनी डील विद इट। तो विसल ब्लोअर पॉलिसी में आपने 5-6 बातें याद रखनी, एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बातें थी। तो देखो सबसे पहली चीज तो है कि क्या कंपनी के पास विसल ब्लोअर पॉलिसी है तो क्या वो डॉक्यूमेंटेड और अप्रूव्ड है। तीसरी चीज क्या वो एम्प्लॉइज को कम्युनिकेटेड है। चौथा क्या एम्प्लॉइज को समझ आता है, क्या उनको अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द पर्पस ऑफ द पॉलिसी एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉय। पांचवी चीज क्या कंपनी ने कोई स्टेप्स लिए हैं टू मेक द एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड ऑल, वो चीज तो हो गई। उसके बाद हाउ डज द कंपनी मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी एंड लास्ट पॉइंट हाउ डज द कंपनी डील विद इट्स डेविएशंस एंड नॉन कंप्लायंस। अब बात करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, लास्ट टॉपिक फॉर दिस रिवीजन वीडियो, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कार्ट। कार्ट मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। देखो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या कहता है, उससे पहले हमको डेटा एनालिटिक्स समझना जरूरी है। डेटा एनालिटिक्स का एक ही काम है, क्या काम है, रॉ डेटा उठाता है उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है। कैसे, रॉ डेटा पे तड़का लगता है पीटीटी। पीटीटी यानी प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ठीक है, जब आप रॉ डेटा पे प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक्स लगाते हो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बन जाती है। उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को बनाना रॉ डेटा से यूजिंग द प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक, उसको डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। और जब वो डेटा एनालिटिक्स आप ऑडिट में अप्लाई यूज कर देते हो, यानी व्हेन द डेटा एनालिटिक्स मेथड्स आर यूज्ड इन ऑडिट, उसको हम प्यार से बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। रिवाइज्ड, समझ आ गया। अब एक बात बताओ, ऑडिट में आप कौन कौन से स्टेज पे डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात। पहले तो रिस्क असेसमेंट, पहले आप रिस्क असेसमेंट के टाइम पे करोगे। रिस्क असेसमेंट से जैसा एक और पॉइंट है फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। तो आपने रिस्क करी असेस, तो रिस्क असेसमेंट हो गया, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट हो गया। अगला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जब ऑडिट आप स्टार्ट कर रहे हो ना उस टाइम पे भी आपको कुछ एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है, तो उसको हम प्यार से बोलते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स। तो प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट हो गया। रिस्क है तो कंट्रोल है, कंट्रोल टेस्टिंग। तो जब कंट्रोल टेस्टिंग करोगे तो आपको डेफिशिएंसी मिलेगी, तो आपने उनको डेफिशिएंसीज को इवेल्युएट करने के लिए भी डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। गए 5 पॉइंट। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। जब ऑडिट मैंने स्टार्ट किया, दैट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज, बहुत ही स्टार्टिंग की स्टेज होती है, वहाँ पे मैं डेटा एनालिटिक्स लगा सकता हूँ। तो उसको स्टार्टिंग की स्टेज पे अगर मैं डेटा एनालिटिक्स लगाता हूँ तो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने रिस्क असेसमेंट करी। रिस्क असेसमेंट को आप साथ क्या बोल सकते हो, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, रिस्क असेसमेंट करी, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करी। उसके बाद आपने क्या किया, रिस्क है तो कंट्रोल है, कंट्रोल मतलब इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स। जैसे कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी उसके बाद आपको क्या मिली, डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज को आपने इवैल्यूएट किया, तो इसको बोल सकते हो इवैल्यूएशन ऑफ डेफिशिएंसीज। तो ये आप 4-5 पॉइंट याद रख के चलना। अब आती है बात क्या, कैसे आपने कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स का फायदा उठाना है और ऑडिट में सक्सेस पाना है, मतलब कैसे आप इनका बेनिफिट ले सकते हो। उसके लिए हमारे पास 8 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी। आप एंटिटी के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे इंक्लूडिंग आईटी। फिर आप डिफाइन करोगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप डेटा एनालिटिक्स करके क्या अचीव करना चाहते हो, प्लस आपका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मतलब आप क्या क्राइटेरिया यूज कर रहे हो, क्या बेंचमार्क यूज कर रहे हो, जिसको आप यूज करो, मतलब जिस क्राइटेरिया को आप अप्लाई करोगे ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड, तो वो आपको क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो आपने क्या कर लिया, आपने अपना ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया बना के रख लिया। फिर आप क्या करोगे, डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब होता है, हम डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं। डेटा पे क्या लगाते हैं, प्रोसेसेस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो आपको डेटा निकालना पड़ेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या सोर्स है डेटा का, कहां से डेटा निकालना है, प्लस किस फॉर्मेट में डेटा निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी एनवायरनमेंट। दूसरा आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि क्यों मैं डेटा एनालिटिक्स कर रहा हूं, क्या मकसद है मेरा, आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव।
एंड क्राइटेरिया। तीसरा, आपने सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा पता करा कि कौन सा डेटा चाहिए, फिर डेटा को निकाला जिसको हम प्यार से बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा। जब आपने डेटा निकलवाया, एज एन ऑडिटर क्या आप डेटा को ऐसे ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आप वेरीफाई करोगे कि क्या ये जो डेटा है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है, आप वेरीफाई करोगे। अगला पॉइंट है वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। फिर जो आपके हाथ में डेटा आया है उस पर आप क्राइटेरिया अप्लाई करोगे जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया था। तो ये जो क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया था इसको आप अप्लाई करोगे, अप्लाइंग द क्राइटेरिया ऑन द डेटा ऑब्टेन। जैसे ही आपने क्राइटेरिया अप्लाई किया, आप एक तरह से बोल सकते हो क्राइटेरिया इज नथिंग बट द प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स। कौन सी प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स आपने डेटा पे लगानी है। तो जैसे ही आपने डेटा पे प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स लगाई, आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा जिसको आपको वैलिडेट एंड कंफर्म करना है। एंड फिर जो आपका रिजल्ट होगा वो आप रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू विल यूज कंप्यूटर असिस्टेड टेक्निक्स यूजिंग अपने ऑडिट में और उसका फायदा उठा पाओगे। तो आई होप आपको बिल्कुल मजा आया होगा इस वीडियो में। आप अगली वीडियो मुझे बताओ कौन से आपको उस पे चाहिए टॉपिक पे, और वो मैं वीडियो आपके पास साथ लाने की कोशिश करूंगा। इट्स जस्ट दैट आपके पास ये नोट्स होने चाहिए जिससे आप फटाफट बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सको। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। हाफ एन आवर में हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर 4 रिवाइज कर लिया एंड आपको काफी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। यूं ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक इट, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और नई नई रिविजन वीडियोस बनाने की। एंड या कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।